everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear class 9th स्टूडेंट्स, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 की शुरुआत हम कर चुके हैं और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट टाइप के सॉफ्टवेयर को। मींस की सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इतना हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एक एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बेसिकली इन सॉफ्टवेयर्स को समझाया है। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की शुरुआत करने वाले हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, जिसमें जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसे यूज किया जाता है, कौन कौन से जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। सो होप आपको आज की वीडियो का मोटिव अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आपको वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है, ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ सके और एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली आंसर करके आ सको। सो दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर, एंड मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ना सिर्फ K-12 बल्कि सीबीएसई, हिंदी इंग्लिश मीडियम, यूपी बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इस अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज की इस वीडियो के, जिसमें हम जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और इनमें जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स का क्या रोल होता है। सो बेसिकली अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था सिस्टम सॉफ्टवेयर का रोल, कि कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्म करने में हार्डवेयर की जितना इंपॉर्टेंस होती है उतनी ही इंपॉर्टेंस सॉफ्टवेयर्स की भी होती है, और हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो सॉफ्टवेयर की मदद से ही होता है। मतलब कि यदि हम बात कर लें किसी भी हार्डवेयर की, ठीक है, हम किसी भी हार्डवेयर की बात कर लें, चाहे वो हार्डवेयर कोई इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, स्टोरेज डिवाइस हो, प्रोसेसिंग डिवाइस हो, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस, उस पर जब यूजर वर्क करता है तो वो अपना काम कैसे कर पाता है, किसकी मदद से, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कौन करता है, बेसिकली किसकी मदद से होता है, वो होते हैं सॉफ्टवेयर्स। तो ये हमने अभी तक अच्छे से समझ लिया था कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो सॉफ्टवेयर्स की मदद से होता है। तो सॉफ्टवेयर्स हमने यहाँ पर दो टाइप के देखे थे। पहला सॉफ्टवेयर का टाइप देखा था हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेसिकली सिस्टम को क्या करते हैं, सिस्टम के लिए बने होते हैं, सिस्टम को यूटिलिटी देते हैं, ठीक है, जो सिस्टम को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए बने होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओवरऑल सिस्टम की वर्किंग को ध्यान में रखता है, ओवरऑल सिस्टम को ऑपरेट करता है, चाहे इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, कोई हार्डवेयर हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, अदर एप्लीकेशंस हो, ओवरऑल जितना भी काम होता है उसको ऑपरेट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसे कंपनी में मैनेजर होता है जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है ना। उसी में हमने लैंग्वेज प्रोसेसर को डिस्कस किया था, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जैसा इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर एंड ऑल। वहीं फिर हमने कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स देखे थे, जो सिस्टम को यूटिलिटी देते हैं, आपके सिस्टम की फंक्शनिंग को स्मूथ बनाते हैं, पोटेंशियल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस किया था, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। अब ये सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 भी मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। वीडियोस यदि आपको देखनी है, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, सो डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक मिल जानी है, magnetbrains.com वेबसाइट का आप यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सभी जगह से सारे वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाने, कहीं कोई पेमेंट नहीं करना है, मजे से आप सारे वीडियोस को कितनी भी बार देख सकते हो। आ गई बात समझ में। सो सॉफ्टवेयर दो टाइप के हुए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और आज हम जिस टाइप के सॉफ्टवेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स अब क्या हुए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को फैसिलिटी देते हैं, जो सिस्टम के लिए बने होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली यूजर्स के लिए बने होते हैं, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए, कंप्यूटर डिवाइस के लिए बने होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन वही सारे सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को फैसिलिटी देते हैं, जितने भी यूजर्स कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, वो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। सो इतना तो हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों होती है, कंप्यूटर को यूज करने के लिए। आप कंप्यूटर में कोई भी कंपटीशन करवाना चाहते हो, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना चाहते हो, कोई स्प्रेडशीट प्रिपेयर करना चाहते हो, आप कोई म्यूजिक सुनना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, कोई गेम खेलना चाहते हो, अपने ऑफिस का वर्क करना चाहते हो, सो इसके लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कुल मिला के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्यों इनकी जरूरत होती है, वो समझ में आ गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को फैसिलिटी दे रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते हो। मींस
बहुत ध्यान से समझना। यदि हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की इन डिटेल, तो कुछ इस तरीके से आप समझो कि ये कुछ हार्डवेयर्स हैं, ठीक है, ये कुछ हार्डवेयर हैं और यहाँ पे कंप्यूटर के यूजर्स वर्क करते हैं, ठीक है। आप में हम जैसे यूजर्स जो हैं वो कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, इन हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं। तो ये हार्डवेयर किसके बिना वर्क नहीं कर सकते हैं, ये हार्डवेयर सिस्टम में सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है। इन हार्डवेयर्स में किसकी जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर्स की। बिना सॉफ्टवेयर के ना हार्डवेयर वर्क करता है, बिना सॉफ्टवेयर के ना यूजर्स वर्क कर सकते हैं। तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स की मदद से होता है। अब सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे दो टाइप के सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ रही है ना, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब ये चीज ध्यान रखो, जो हार्डवेयर को रन करते हैं, जो हार्डवेयर को रन करते हैं, जो हार्डवेयर्स को फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम जो सारे हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहा है ना, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर हो गए, वो बेसिकली आपके हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर को फैसिलिटी दे रहे हैं। और वहीं जो सॉफ्टवेयर्स आपके यूजर्स को फैसिलिटी देते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूजर को फैसिलिटी देते हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर हो गए, वो हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई कि एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर की अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है। यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, यूजर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स की हमें जरूरत होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और हार्डवेयर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हार्डवेयर जितने भी कंप्यूटर में, लैपटॉप, मॉनिटर, पीसी, कंप्यूटर्स में जो भी आपके डिवाइसेस अटैच हैं, उनको फैसिलिटी देने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। और कुल मिला के ये जो टर्म सॉफ्टवेयर जिसका हम यूज कर रहे हैं, जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये एक कंप्लीट टर्म है जो कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरैक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, तो इतना तो हमें अच्छे से समझ में आ गया है। सो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स pertains to one specific application। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बेसिकली इनकी बात करें हम, तो ये एक वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं, बेसिकली उन्हें ही शो करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म रेलवे रिजर्वेशन फंक्शंस कांट प्रिपेयर रिजल्ट फॉर अ स्कूल। मीन्स जैसे हम बात कर लें, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ही टास्क परफॉर्म करेगा, एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, जो रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके स्कूल की रिजल्ट प्रिपेयर नहीं कर सकता है, ना आपकी ग्रेड कैलकुलेट कर सकता है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आप टिकट्स बुक कर सकते हो, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, ट्रेन का यूज़ करके अलग अलग ट्रेन कौन सी अवेलेबल है, किस टाइम पे अवेलेबल है, ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। लेकिन क्या आप अपने स्कूल का रिजल्ट बना सकते हो? नहीं। तो उसके लिए आपको अपने स्कूल की वेबसाइट की नीड होगी, ठीक है, जहाँ पे आपको स्कूल का सारी चीज़ें दिखेगी। स्कूल मैनेजमेंट नाम से एक सिस्टम होगा जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड मिलेगी। तो हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर यूजर से रिक्वायर्ड मतलब यूजर जो भी प्रॉब्लम्स चाहता है, उसकी जो इतनी भी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो स्पेसिफिक किसी एक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम स्कूल की ग्रेड कैलकुलेट नहीं कर सकता है और ना स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम रिजर्वेशन कर सकता है, राइट। तो हर एक एप्लीकेशन सिस्टम जो है बेसिकली प्रोग्राम किया जाता है, हर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज किया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो दीज आर दी प्रोग्राम्स रिटन बाय प्रोग्रामर्स टू इनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क सच एज processing words, inventory control, handling calculations and figures, medical accounting, financial accounting, result preparation, railway reservation, billing, etc. आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं, तो वो अलग अलग पर्पस के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स को आपके प्रोसेस करना है, इन्वेंट्री कंट्रोल करना है बिजनेस में, है ना, कैलकुलेशंस को, लार्ज कैलकुलेशंस को हैंडल करना है, फिगर्स को हैंडल करना है, मतलब डेटा को एनालाइज करना है, मेडिकल अकाउंटिंग करना है आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई रिजल्ट प्रिपरेशन के लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, आइदर इन कॉलेज और स्कूल, रेलवे रिजर्वेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग के लिए। इस तरीके से हम अलग अलग टास्क के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम्स को बनाते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं, जो बेसिकली क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, क्योंकि यूजर कंप्यूटर का यूज अलग अलग तरीके से करता है। हर यूजर कंप्यूटर का यूज अपने तरीके से करता है। आप कंप्यूटर का यूज म्यूजिक सुनने के लिए, गेम खेलने के लिए, मूवीज देखने के लिए करते हो, ठीक है। हो सकता है बिजनेस में कोई इंप्लॉय है, वो कंप्यूटर का यूज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए कर रहा है, ठीक है, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कर रहा है, ठीक है। यदि आप जाते हो कहीं पे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क होता है। कोई साइंटिस्ट कंप्यूटर का यूज रिसर्च करने के लिए करता है, कोई
इंजीनियर मैप्स ड्रॉ करने के लिए करता है, ठीक है। कोई हॉस्पिटल में आप देखते हो तो पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हर एक बंदा कंप्यूटर को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करता है, जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होता है। तो होप आपको अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का मतलब समझ में आया। जैसे कंप्यूटर के अलग अलग एप्लीकेशन एरियाज हैं, उन्हीं सारे एप्लीकेशन एरियाज के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, जो यूजर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे जब बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी की, कितने टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को सब डिवाइड कर सकते हो, उसको क्लासीफाई कर सकते हो 3 कैटेगरीज में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम आज इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डिटेल में कवर करेंगे, जो जनरली हर एक बंदा यूज कर सकता है, वो सारे सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। चाहे फिर वो किसी भी एज पर्सन का हो, मतलब हम बात कर लें किसी भी एज का हो, जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, या फिर हम बात करें कोई एज पर्सन है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल में कोई इंप्लॉय वगैरह है, वो सारे सॉफ्टवेयर जो जनरली हर कोई यूज करता है कंप्यूटर सिस्टम पे, वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक एक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, वो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे अगेन आई एम टेलिंग, रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, चाहे फिर हम रेलवे रिजर्वेशन के सिस्टम की बात करें, होटल में आपको रूम रिजर्व करना है, उसका भी एक अलग से सिस्टम होता है। आपके स्कूल में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके स्कूल का अलग एक सिस्टम होता है, वेबसाइट होती है जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेते हो। तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में। एंड लास्ट इज कस्टमाइज और bespoke सॉफ्टवेयर। अब ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। अब ये स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक नीड, इन दोनों में डिफरेंस है। देखो, स्पेसिफिक पर्पस की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि आपको ऑनलाइन टिकट्स बुक करनी है, तो आप एक अलग से सॉफ्टवेयर पे चले गए, अलग से वेबसाइट पे चले गए, रेलवे रिजर्वेशन वेबसाइट पे, ठीक है। या आपको किसी होटल में टिकट्स बुक करनी है, होटल बुक करना है, आप कहीं घूमने जा रहे हो वहाँ पर, ठीक है, रूम के लिए, तो आप एक अलग से वेबसाइट पे जा रहे हो वहाँ पे। तो ये अलग अलग आपके पर्पज है जिनके लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वेबसाइट्स का यूज कर रहे हो। लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, यहाँ पे हर एक यूजर की कुछ स्पेशल नीड होती है। जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी का जो वर्किंग है वो डिफरेंट है, ठीक है, नॉर्मल जो वर्किंग होती है उससे डिफरेंट है ना, वहाँ का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट है, तो वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर से, प्रोग्रामर से। तो जब आप अपनी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहते हो, तो किसी भी एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप कुछ चेंजेस करवाना चाह रहे हो और फिर उसे डेवलप करवाना चाह रहे हो, तो वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आ गई बात समझ में अच्छे से? इन तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। इन तीनों को हम एक एक डेडिकेटेड वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को ही समझने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम स्पेसिफिक और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को कवर करेंगे। ओके, सो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स क्या हो गए? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बेसिकली जो जनरली हर कोई पर्सन यूज कर सकता है, ठीक है, हर कोई पर्सन के लिए अवेलेबल होते हैं, वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। Only system software do not suffice for efficient use of computers because the system software exists mostly for the benefit of the computer। देखो वही लाइन लिखी हुई है कि only system software ही नहीं होते हैं जो सब काम कर लेते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही सफिशिएंट नहीं है कंप्यूटर्स के लिए। बात करें कंप्यूटर्स के लिए, यूजर्स के लिए सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर सफिशिएंट नहीं है, आपको यहाँ पर दूसरे टाइप के अदर प्रोग्राम्स, अदर सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स तो सिर्फ कंप्यूटर को बेनिफिट देते हैं, वही लाइन लिखी हुई है। क्यों सफिशिएंट नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर? क्योंकि जितने भी एग्जिस्टिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है वो सब किसको बेनिफिट कर रहे हैं? सिस्टम को बेनिफिट कर रहे हैं। यूज़र के बेनिफिट के लिए, यूज़र की सर्विसेज के लिए हमें डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत होती है। सो अदर प्रोग्राम्स, अदर सॉफ्टवेयर्स, दैट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटर यूजफुल फॉर पीपल। वो कंप्यूटर सिस्टम यदि यूजफुल हो पीपल्स के लिए, यूजर्स उसे यूज कर सकें, उनके टास्क को इजी कर सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, इसके लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, राइट? So application softwares has been written to do almost every task imaginable from word processing to selecting a college to attend। आ गई बात समझ में? बहुत सही लाइन लिखी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैज बिन रिटन टू डू ऑलमोस्ट एवरी टास्क इमेजिनेबल फ्रॉम वर्ड प्रोसेसिंग टू सिलेक्टिंग अ कॉलेज टू अटेंड एज एप्लीकेशंस मे बी न्यूमरस फ्रॉम थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ दैम।
इट इज़ नॉट फीजिबल टू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर फॉर ईच वन ऑफ दैम। आ गई बात समझ में? बहुत अच्छी लाइन लिखी है। देखो हर एक यूज़र अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो मिलियंस में आपको मिलेंगे, थाउजेंड से मिलियंस में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मिलियंस में यूज़र्स हैं जो कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, और हर एक पर्सन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी नीड होती है। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स हर एक यूज़र यूज़ करता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या है, मिलियंस में, थाउजेंड्स में अवेलेबल है आपके पास, जो कि आपको फीजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क करने के लिए, राइट। अब इनमें यदि हम बात करें, ठीक है, कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स की, जो कि हर एक इंडिविजुअल यूज़र के लिए बना होता है, हर एक इंडिविजुअल यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर सकता है। सो रादर सम जनरल सॉफ्टवेयर्स आर डिजाइंड दैट मे बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल यूजर्स in a manner it suits their needs and requirement. Such general application softwares are also known as packages. और इन सभी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहते हैं, पैकेजेस भी कहते हैं, ठीक है। मतलब एक पैकेज में ही सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं और उन पैकेजेस के अकॉर्डिंग आप उन सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस कर सकते हो। एज कंप्यूटर्स कैन बी पुट टू यूज वर्चुअली इन एवरी पॉसिबल फील्ड, कैटेगराइजिंग पैकेजेस इज अ टास्क फॉर एन इंसाइक्लोपीडिस्ट। आई बात समझ में? जैसे हम बात कर लें, अब यहाँ पैकेज की जब बात आ रही है तो आपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस के बारे में सुना होगा। मतलब कुल मिला के हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपको टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आपने MS ऑफिस सूट का नाम सुना होगा, है ना। MS ऑफिस सूट, बेसिकली ये MS ऑफिस पैकेज के नाम से भी आपको मिलता है, ठीक है। तो ये जो MS ऑफिस सूट है बेसिकली, इसमें आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं। जैसे हम बात करें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, आउटलुक, एक्सेस, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाते हैं MS पावर पॉइंट, MS ऑफिस सूट में। तो ये एक पैकेज है जो आपको ओवरऑल जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसी ओपन ऑफिस की बात करें तो ओपन ऑफिस में भी ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ओपन ऑफिस कैल्क, ये एक सारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो हर कोई यूज़ कर सकता है। कोई स्कूल का स्टूडेंट यूज़ कर सकता है, कोई कॉलेज का स्टूडेंट यूज़ कर सकता है, कोई एम्प्लॉय यूज़ कर सकता है, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कोई भी पर्सन इसका यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए, डेटाबेसेस क्रिएट करने के लिए, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। सो यदि देखा जाए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को, तो उसे आप डिवाइड कर सकते हो इन 4 टाइप के सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है, जो कि एक पैकेज में आपको मिलते हैं, जो कि एक सूट में आपको मिलते हैं, ठीक है। ऑफिस सूट के नाम से MS विंडोज़ के आपने सुने हैं ना, सारे MS ऑफिस के, माइक्रोसॉफ्ट के सारे सॉफ्टवेयर्स बहुत पॉपुलर हैं, जो हर कोई यूज़ करता है, राइट। सो हाउएवर सम मेजर एंड मोस्ट कॉमन कैटेगरीज आर, यदि इसमें हम मोस्ट कॉमन कैटेगरीज को डिस्कस कर लें तो वो मोस्ट कॉमन कैटेगरीज क्या हो गई, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। अब बात आ रही है कि ये सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं, कैसे आप इन पे काम करते हो, ठीक है, इन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, वो डिटेल में हम डिस्कस कर लें। सो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहला जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हर कोई यूज़ कर सकता है, वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हो। अब पहले की बात करें, आज से कुछ 10 साल पहले की, तो सिर्फ MS वर्ड ही मिलता था आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, लेकिन आजकल आप देखो तो ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, इन्होंने भी अपने अपने पैकेजेस निकाल दिए जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हो। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही ये भी कहलाते हैं। तो MS ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ये सब क्या है, ये सब जितने भी पैकेजेस हैं आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो। सो प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सचुअल मैटर एंड क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट्स हैपन टू बी मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड टास्क ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर। आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पर यदि आप कोई टेक्सचुअल मैटर या फिर आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आपने वर्ड सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में शो करवाना चाहते हो, कोई लेटर, कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हो। ऑल दिस इज मेड पॉसिबल थ्रू अ वर्ड प्रोसेसर। बेसिकली ये सब चीज़ें वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल है।
अ वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट अलाउज एंटरिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। डॉक्यूमेंट्स में आप जो भी लिखोगे उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। साथ ही आप टेक्स्ट को प्रिंट भी करवा सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट टूल्स होते हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, ग्रुप्स, रिबन एरिया, डॉक्यूमेंटेशन एरिया, डिफरेंट थिंग्स होती हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट, एडिट कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, मार्जिन्स वगैरह सेट करके फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। और एट लास्ट आप उस डॉक्यूमेंट को जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है उसे आप प्रिंट भी इजीली करवा सकते हो। तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर के देखो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। जैसे मैंने बताया लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, MS वर्ड। इवन यदि आप इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ नहीं भी करते हो तो आपको ऑनलाइन इंटरनेट पर भी वर्ड प्रोसेसिंग टूल मिलता है जिसे हम गूगल डॉक्स के नाम से कहते हैं। तो गूगल आपको गूगल डॉक्स प्रोवाइड कर देता है जहां आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे आप MS वर्ड में प्रिपेयर करते हो। आ गई बात समझ में? You can use a word processor to create almost any kind of document, be it a term paper, business letter, thesis work, memos, legal document, newsletters, reports and even a book. वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के थ्रू आप देखो किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट बना सकते हो, किसी भी टाइप का, चाहे फिर वो कोई पेपर हो या फिर कोई बिजनेस लेटर हो या फिर कोई थीसिस वर्क हो या आप कोई मेमोज क्रिएट कर रहे हो, लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हो, न्यूज लेटर बना रहे हो, रिपोर्ट्स बना रहे हो, इवन आप कोई बुक क्रिएट करना चाहते हो, बुक टाइप करना चाहते हो, आप ये सारे काम डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जिसके लिए आप डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे आपको यहाँ पे एक लीगल मेमोरेंडम के नाम से ये वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इसमें अलग अलग तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो टेक्स्ट को, ठीक है। इवन आजकल तो आपको वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, इसमें आप ग्राफिक्स वगैरह को भी ऐड कर सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो, टैबुलर स्ट्रक्चर भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, राइट। सारी फैसिलिटी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और इस तरीके से एक व्हाइट कलर का जैसा पेज होता है ना, वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन में आपको एरिया दिखता है जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से अपने टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें आपको वर्कशीट मिलती है कुछ इस तरीके से, और इस वर्कशीट में ना कुछ रो और कॉलम बने होते हैं जिस पर आप टेबुलर डेटा को क्रिएट कर सकते हो। कैसा? टेबुलर डेटा क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसा जो सॉफ्टवेयर मिल रहा है आपको जहाँ पे आपको रो कॉलम क्रिएटेड मिल रहे हैं, प्रॉपर वर्कशीट एक मिल रही है जिसमें आपको यदि कोई टेबल क्रिएट करना है, क्या करना है आपको, यदि कोई टेबुलर डेटा क्रिएट करना है तो आप इस तरीके से टेबुलर डेटा प्रिपेयर कर पा रहे हो। सपोज कोई स्टूडेंट की टेबल क्रिएट करना है, स्टूडेंट का नेम आपने एंटर कर लिया, ठीक है, स्टूडेंट की क्लास एंटर कर ली, फीस एंटर कर ली, और यहाँ फिर आप इस तरीके से टेबुलर डेटा क्रिएट कर रहे हो। तो ऐसा डेटा क्रिएट करने के लिए हमें स्प्रेडशीट टूल्स की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट टूल्स भी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगेन आई एम टेलिंग, MS ऑफिस में MS एक्सेल नाम से मिलता है, ओपन ऑफिस में ओपन ऑफिस कैल्क नाम से मिलता है, ऐसे लिब्रे ऑफिस में मिल जाता है आपको, ठीक है। इवन ऑनलाइन भी आपको जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है वो होता है गूगल शीट्स, ठीक है। तो गूगल का जैसे गूगल डॉक्स होता है, ऑनलाइन आप इसको यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही गूगल शीट्स होता है जिसमें आपको वर्कशीट मिल जाती है जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी टाइप की स्प्रेडशीट को क्रिएट कर सकते हो। सो अनदर वेरी पॉपुलर पैकेज इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। An electronic spreadsheet is a program that accepts data values in a tabular form and allows user to manipulate, calculate, analyze data in desired manner. तो ये जो वर्कशीट वाला सॉफ्टवेयर है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इसमें आप ना सिर्फ टेबुलर फॉर्मेट में डेटा क्रिएट कर सकते हो बल्कि आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, डेटा को कंपेयर कर सकते हो, अलग अलग फंक्शंस, फॉर्मूलाज का यूज़ करके लार्ज कैलकुलेशंस भी करवा सकते हो। मीन्स आपकी जो मार्कशीट होती है आप वो प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आपके स्कूल में आपको बोला स्टूडेंट का पूरा डेटा मैनेज करना है तो आप वो कर सकते हो, इसमें टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे अलग अलग मार्क्स को कैलकुलेट करवा सकते हो, ठीक है, कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम मार्क्स है वो कैलकुलेट करवा सकते हो, टोटल कैलकुलेट करवा सकते हो, एवरेज निकलवा सकते हो, ठीक है। सारे फंक्शंस फॉर्मूलेज आपको एक्सेल में आराम से मिल जाते हैं। कंपैरिजन के लिए आप ग्राफ और चार्ट्स का यूज कर सकते हो, डिफरेंट ग्राफ और चार्ट्स को एक्सेल सपोर्ट करता है, ठीक है। और यही सारी फैसिलिटीज आपको एक्सेल स्प्रेडशीट में भी मिल जाती है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जैसे एक्सेल को यूज़ कर रहे हो तो दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो वैसे वर्क नहीं करते हैं। किसी भी एक यदि इनमें से सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना आता है तो आप कोई से भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे आराम से काम कर सकते हो।
राइट। अब आगे आने वाले जो आपके यूनिट्स है, चैप्टर्स हैं, उनमें हम ओपन ऑफिस जो सॉफ्टवेयर पैकेज है उन्हीं पे काम करने वाले हैं। उसमें हम डिटेल में वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में समझेंगे कि एक्सेल में कैसे आप डेटा को एंटर करते हो, राइट। तो ओपन ऑफिस कैल्क मिलेगा आपको, ओपन ऑफिस राइटर मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ओपन ऑफिस इम्प्रेस पे हम पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे आने वाले वीडियोस में जो आपके चैप्टर से आगे, ठीक है, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में, उसमें। Now, spreadsheet not only allow manipulation of data, but also can generate graphs and charts to show the relationships among numbers more vividly. वही लाइन मैंने बताई कि यहाँ पे आप एक्सेल में सिर्फ और सिर्फ डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, है ना, मतलब आप टेबुलर फॉर्मेट में सिर्फ डेटा को चेंज या ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हो, बल्कि आप यहाँ पे ग्राफ्स जनरेट कर सकते हो, चार्ट्स जनरेट कर सकते हो, इवन यहाँ पे आप रिलेशनशिप को भी शो करवा सकते हो। आई बात समझ में? इस तरीके से यदि आपको कोई ग्राफ चार्ट प्रिपेयर करना है तो ये भी आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। जो भी टेबल आपने यहाँ बनाई हुई है, इस टेबल से रिलेटेड आपको इस तरीके से चार्ट भी शो होता है, जिसे आप क्या कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो, जिससे आप डेटा को इजीली एनालाइज करवा सकते हो, ग्राफिकल वे में शो करवा सकते हो। Like most elements in the computer world, spreadsheets have come a long way since they were first developed. मतलब इनिशियली जब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में आए थे, कंप्यूटर वर्ल्ड में, तो उस टाइम पे स्प्रेडशीट्स में एंट्री करना बहुत लॉन्ग हुआ करता था, राइट। लेकिन आज यदि हम बात करें स्प्रेडशीट्स टूल्स की, सो टुडे मेनी स्प्रेडशीट्स आर 3 डायमेंशनल। आज बहुत सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि 3 डायमेंशनल फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मीन्स कि यहाँ पे अलग अलग वर्कशीट्स का आप यूज कर सकते हो एक स्टैक के फॉर्मेट में, इवन आप वर्कशीट्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो अलाउइंग यू टू क्रिएट नॉट जस्ट अ सिंगल वर्कशीट, ये सिर्फ आपको एक सिंगल वर्कशीट अलाउ नहीं करता है, बट अ स्टैक ऑफ देम विद ईच शीट लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिकली टू द अदर्स। तो यहाँ पे आप 3 डायमेंशनल में वर्कशीट्स को एक्सेस कर सकते हो और हर एक वर्कशीट को आप दूसरी वर्कशीट के साथ इजीली लिंक भी कर सकते हो, इवन आप वर्कशीट्स को शेयर भी कर सकते हो मल्टीपल यूजर्स के साथ, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से आप वर्कशीट्स में डेटा एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाते हैं। आप फिल्टर कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो डेटा को, ठीक है, इजीली आप एनालाइज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, एवन डिफरेंट आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे गोल सिक, सॉल्वर, ये सभी एक्सेल के एडवांस्ड फीचर्स हैं। कोई भी फंक्शन फॉर्मूला आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप कोई सेमिनार देते हो या फिर किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो ये सब आपको किससे शो हो रहा है, बेसिकली प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में ही शो हो रहा है। मतलब मैंने यहाँ कुछ स्लाइड्स बनाई हुई है जिसमें कुछ कंटेंट लिखा है, कुछ ग्राफिक्स हैं, जिसके थ्रू आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, जो मैं समझा रही हूँ उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसीलिए होते हैं जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट स्लाइड्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। उसमें आप एनिमेशन के अकॉर्डिंग, ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंटेंट को ऐड कर सकते हो, चाहे फिर वो आपका कंटेंट कोई टेक्सचुअल कंटेंट हो, ग्राफिक्स हो, इमेज हो, इवन ऑडियो वीडियो तक को आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो, राइट। सो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आप बेसिकली प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स का यूज कर सकते हो। इट इज अनदर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। दिस प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स फॉर एन ऑडियंस, राइट। तो जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बेसिकली प्रिपेयर करते हो तो आप यहाँ पे इस ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी एमएस ऑफिस में भी आपको पावरपॉइंट के नाम से मिल जाता है, ओपन ऑफिस में ओपन ऑफिस इंप्रेस के नाम से मिलेगा, ऐसे ही लिब्रे ऑफिस में आप यूज कर सकते हो, की नोट के नाम से आप बेसिकली इसका यूज कर सकते हो, राइट। गूगल में भी आपको ये सॉफ्टवेयर गूगल स्लाइड्स के नाम से मिल जाता है। जैसे गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स होता है, वैसे ही गूगल स्लाइड्स के नाम से आपको ये सॉफ्टवेयर मिलता है जहां आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर कर सकते हो। सो द विजुअल एड्स कैन बी कंप्यूटर इमेजेस, पेपर प्रिंटआउट्स और फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसीज। अब ये जो विजुअल एड्स होते हैं, ये विजुअल एड्स में कुछ भी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं, कोई से भी ग्राफिक्स को आप इंक्लूड कर सकते हो, चाहे फिर वो कोई कंप्यूटर की इमेजेस होंगे या फिर किसी पेपर के प्रिंटआउट्स हो सकते हैं या कोई फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसीज, मतलब कोई भी फोटोग्राफ हो सकता है जिसे आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स प्री-डिफाइंड बैकग्राउंड्स and sample page layouts to assist in the creation of computer driven slideshows which in a combination with the data projector। मीन्स बात कर लें तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। आजकल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स में आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाती हैं जिसमें ओवरऑल प्रेजेंटेशन बनी होती है, बस आपको अपना कंटेंट ऐड करना है, ग्राफिक्स चेंज करना है और क्विकली आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो। चाहे किसी भी टॉपिक की आप बात करो, आपको टेम्पलेट
टैबलेट्स में हर चीज़ों से हेल्प मिल जाती है, राइट। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड बैकग्राउंड्स, पहले से बने बनाए उन टेम्पलेट्स में बैकग्राउंड्स होते हैं, सैम्पल पेजेस होते हैं, लेआउट्स होते हैं। प्रेजेंटेशन के लेआउट्स बोले तो सिंपल टाइटल स्लाइड मिल जाती है, टाइटल स्लाइड के बाद आप देखोगे आपको कंटेंट की स्लाइड मिल जाती है, सब टाइटल स्लाइड मिल जाती है, इंडेक्स स्लाइड मिल जाती है, इमेज के साथ में स्लाइड मिलती है। आप टेबल्स को भी, टैबलेट डेटा को भी यहाँ ऐड कर सकते हो, ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हो। तो हर तरीके के लेआउट आपको यहाँ पहले से बने बनाए मिल जाते हैं, जिन्हें आप स्लाइड शो करके प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और प्रोजेक्टर की मदद से फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन को लाइव रख सकते हो और साथ ही आप ऑडियंस को अपनी बात को इजी वे में समझा सकते हो। तो ये जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम होता है। नेविगेशन फ्रॉम अ पेज टू पेज, स्लाइड शो में यदि आपको नेविगेट करना होता है तो आप यहाँ पे एक एक पेज को मैनुअली क्या कर सकते हो, शो करवा सकते हो, या फिर आप ऑटोमेटिकली भी इसमें टाइमिंग्स को सेट कर सकते हो कि कुछ सेकेंड्स में आपकी जो स्लाइड्स हैं वो ऑटोमेटिकली भी चेंज हो सकती है। सो नेविगेशन फ्रॉम पेज टू पेज, स्लाइड टू स्लाइड कैन बी डन मैनुअली और ऑटोमेटिकली एवरी so many seconds, okay? सो होप आपको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि जनरली हम स्लाइड्स वगैरह बनाते ही हैं। आपके स्कूल में भी आपको दिया जाता होगा प्रोजेक्ट में कि आपको स्लाइड बनाना है। सपोज कंप्यूटर का कोई प्रोजेक्ट दे दिया जिसमें आपको बोला नेटवर्क वाले टॉपिक पे स्लाइड बना के लेकर आओ, तो आप नेटवर्क टॉपिक पर रिसर्च करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्लाइड्स वगैरह बना के लेकर जाते हो प्रेजेंटेशन में, अच्छा बैकग्राउंड सेट करते हो, इमेजेस ढूंढते हो, राइट। तो ऐसे ही नॉर्मली हर कोई पर्सन इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता है, इसीलिए इसे हम जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड DBMS। अब देखो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर ही, लेकिन जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, अपना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, कोई गेम डेवलप करते हो या कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हो या कोई डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसमें आपको बैकएंड की जरूरत होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप बनाओगे तो आपको दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक फ्रंट एंड की और एक बैकएंड की, ध्यान रखना। तो बैकएंड के लिए यूज होने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो DBMS होता है, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS भी एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप बल्क में डेटा को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपके पास में बहुत सारा बल्क में डेटा है, आप कोई स्कूल चला रहे हो, ठीक है। अब जब आप कोई स्कूल चला रहे हो तो स्कूल में आपको डेटा मैनेज करना है। स्कूल में बहुत सारा डेटा आता है, टीचर्स हैं तो टीचर्स का डेटा होता है, स्टूडेंट्स है बल्क में स्टूडेंट का डेटा होता है, ठीक है। स्कूल में आपके स्टॉक है बहुत सारा, ठीक है, उसका डेटा होता है। कोई नई नई पॉलिसीज आप कर रहे हो तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उससे रिलेटेड डेटा होता है। तो जब ऐसे आपको बल्क में डेटा मैनेज करना होता है तो उसके लिए हम DBMS जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है। सो DBMS रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। तो यहाँ पे लॉजिकली जो रिलेटेड डेटा होता है ना, उससे आप कलेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम or collection of computer programs that provides the necessary tools to create and manipulate data in databases। मीन्स कि जब हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की तो आप यहाँ पे डेटाबेसेस में टेबल्स को क्रिएट करते हो। क्या करते हो? टेबल्स को क्रिएट करते हो। और ये जो टेबल्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे आप एक्सेल में वर्कशीट बनाते हो ना, रो कॉलम्स में, वही रो एंड कॉलम्स में अरेंज्ड होती हैं। तो आप एक डेटाबेसेस में मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। और ऐसे जब टेबल्स में आप डेटा को इंक्लूड कर देते हो तो कंप्लीटली वो सारी टेबल्स एक डेटाबेस के अंदर इंक्लूड हो जाती है। जैसे मैंने बात किया अभी आपके सामने अगेन क्या कि एक स्कूल डेटाबेस हमने बनाया है, एक स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया है। उसमें हमने टीचर की इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन और साथ ही कुछ पियून्स काम करते हैं तो पियून्स की इंफॉर्मेशन रखी हुई है। तो आपने स्कूल डेटाबेस में टीचर, स्टूडेंट और पियून्स इन तीनों के इंफॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ है टेबुलर फॉर्मेट में। तो एक स्कूल डेटाबेस हो गया जिसमें आपने मल्टीपल टेबल्स बना दिए, ठीक है। तो यही चीज़ बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैनेज की जाती है। अब एक्सेल में जो सॉफ्टवेयर है, आपके स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स में आप अलग अलग शीट्स बनाते हो, है ना, एक वर्कबुक में। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम एक डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स बनाते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर ही नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि आप यहाँ पे फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज को भी जनरेट कर सकते हो। मीन्स कि एक्सेल से कैसे डिफरेंट है, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उससे डेटाबेस कैसे डिफरेंट है, यदि ये चीज़ आपको जानना है तो यहाँ पे हम क्वेरीज को रन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपके स्कूल में जो स्टूडेंट वाली टेबल है डेटाबेस में, उसमें 1000 स्टूडेंट्स की डिटेल स्टोर है। अब मुझे 9th क्लास में कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 11th क्लास में कंप्यूटर साइंस वाले कितने स्टूडेंट हैं, ये बता दो, ठीक है। या मुझे ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हर क्लासेस में
प्रीवियस ईयर में टॉप किया हुआ है, टॉप 3 स्टूडेंट हर क्लासेस के निकलवाने उस टेबल से। तो ऐसी क्वेरीज को आप डेटाबेसेस में, टेबल्स में से क्या कर सकते हो, फैच कर सकते हो। तो इन क्वेरीज को आप क्रिएट कर सकते हो डीबीएमएस सिस्टम में, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हो, राइट। सो होप आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ में आया। अब यहाँ पे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यदि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो उसमें एमएस एक्सेस नाम का एक टूल होता है, ठीक है। ऐसी ओपन ऑफिस में भी होता है, लिब्रे ऑफिस में भी होता है। इसके अलावा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जैसे ओरेकल, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रो एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, IBM DB2, ये सभी DBMS सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें आप रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, मतलब टेबुलर डेटा को, डेटाबेस को लार्ज अमाउंट में, बल्क में मैनेज कर सकते हो। इवन आप इन सभी सॉफ्टवेयर को एज ए बैकएंड भी यूज कर सकते हो। आ गई बात समझ में। आप जब आगे और पढ़ोगे, यदि आपकी फील्ड 10th 11th 12th के बाद आप कंप्यूटर्स में अपना करियर बनाते हो तो वहाँ आपको ये सारे सॉफ्टवेयर सीखने को मिलेंगे, राइट। Now, database management software extends your ability to organize collections of data stored in your computer and provides tools for listing subsets of the data that meet specified criteria. For example, when you organize information with index cards, you generally arrange it in some logical order, such as alphabetically by name or data wise or city wise or in the increasing order of amount etc. मीन्स यहाँ पे आप डेटा को कैसे अरेंज कर सकते हो। देखो इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करवाना है, ठीक है, इंडेक्स कार्ड्स के साथ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इंडेक्स कार्ड के साथ यदि आपको इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है तो यू जनरली अरेंज इट इन सम लॉजिकल ऑर्डर। आप कुछ लॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करोगे कि इंडेक्स कार्ड पे सपोज आप अल्फाबेटिकली इन्हें अरेंज कर रहे हो, या फिर आप इनके सिटी या डेटा के वाइज इन्हें अरेंज कर रहे हो, ठीक है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप सभी चीज़ को अरेंज कर रहे हो। तो बिल्कुल वही डेटाबेस में आप जो टेबल्स बनाते हो, टेबल्स में जो डेटा रखते हो वो अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप सेव कर सकते हो। जैसे आपने किसी एक कॉलम को स्टूडेंट की टेबल बनाई तो स्टूडेंट के रोल नंबर वाले कॉलम को आपने फिक्स कर दिया। आपने बताया कि रोल नंबर से ही आप सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टूडेंट के नाम रिपीट हो सकते हैं लेकिन क्या रोल नंबर रिपीट हो सकते हैं, नहीं। तो आपने एक ऐसा कॉलम बनाया जिसे आपने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया और उसी के अकॉर्डिंग अब आप सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले हो, राइट। तो आप इस तरीके से लॉजिकली डेटा को यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो। आई बात समझ में। और ऐसे कुल मिला के टेबल्स वगैरह क्रिएट होती है, उन पे आप क्वेरीज रन कर सकते हो, किसी भी टाइप के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। सो ऑल्सो रिकॉर्ड्स मीटिंग अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया में ऑल्सो भी सिलेक्टेड बाय सेटिंग फिल्टर कंडीशंस। इवन आप फिल्टर्स को भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस यू मे व्यू द रिकॉर्ड्स ऑफ ओनली दोज एम्प्लॉयज हु आर डिपार्टमेंट सेल्स। अब एम्प्लॉयज की टेबल है, कोई कंपनी है, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ की एक टेबल मैनेज की हुई है कंपनी ने। अब एम्प्लॉयज़ की टेबल में हर तरीके के एम्प्लॉयज़ हैं, सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल मेंटेन की हुई है। अब वहाँ से आपको सर्च करना है कि सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, कॉमर्स डिपार्टमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, परचेस डिपार्टमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सैलरी किस एम्प्लॉय की है। ऐसी क्वेरीज को आप डेटाबेसेस में एक्सेस कर सकते हो। ऐसे इस तरीके से आप और फिल्टर करके डेटा को यूज़ कर सकते हो। सो ऑल दिस एंड मच मोर इज पॉसिबल थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पैकेजेस। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आप किसी भी तरीके की क्वेरीज को, फॉर्म्स को, रिपोर्ट्स को, रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो आ गई बात समझ में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी क्या हुआ है। सो कुल मिला के हमने यहाँ पर सभी टाइप के जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस कर लिया है जो हर एक पर्सन चाहे स्कूल स्टूडेंट या फिर कॉलेज स्टूडेंट या फिर कोई एम्प्लॉय या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन या कोई साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी पर्सन 100% इसका यूज़ कर सकता है। चाहे आप घर में भी हो तो आपको कोई लिस्ट बनानी है, ग्रॉसरी की लिस्ट बनानी है, या आपको कुछ सामान लेकर आना है, या आपको किसी अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, तो आप इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हो। सो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर्स। और उनमें जो सॉफ्टवेयर्स रखे जाते हैं वो है आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, जो जनरली हर किसी को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम जी रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में यदि ये सॉफ्टवेयर्स भी आपको नहीं पता है जो जनरली सब यूज़ करते हैं, तो मीन्स आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें आप कैसे सीख पाओगे। तो इनका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। और इन सारे सॉफ्टवेयर्स को, जितने भी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हमने अभी डिस्कस किए हैं, इन सभी को एक एक डेडिकेटेड चैप्टर में ओपन ऑफिस
पैकेज में डिस्कस करने वाले हैं। सो आने वाली सारी वीडियोस आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, ना सिर्फ क्लास 9th के स्टूडेंट बल्कि हर एक वो पर्सन जो कंप्यूटर को सीखना चाहता है शुरुआत से, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ YouTube के थ्रू लेक्चर्स प्रोवाइड करता है बल्कि आप यहाँ पे magnetbrains.com वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ ना K12 की इन्फॉर्मेशन मिलती है बल्कि आप CBSE, CUET, NTSC, ओलंपियाड, हिंदी इंग्लिश मीडियम, यूपी बिहार बोर्ड, MP बोर्ड की इन्फॉर्मेशन को भी, वीडियो लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप लेटेस्ट और रिसेंट न्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हो मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। यदि आपको बुक्स, ई बुक्स, नोट्स, ई नोट्स को एक्सेस करना है किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस पर्टिकुलर चैप्टर के नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।